आज का जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसमें जो आर्थिक अपराध इकाई की जो दोनों प्रमुख प्रभाग हैं, यानी कि आर्थिक अपराध और साइबर, अ, इसकी विगत कुछ माहों में क्या अच्छी उपलब्धियां रही हैं और क्या-क्या नए नवाचार किए गए हैं, इसके संबंध में हम आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले आर्थिक अपराध वाली साइड पे जो हम लोगों का प्रमुख फोकस रहा है, आप सभी अवगत हैं कि अभी चुनाव होके हटा है और उसके बाद अब जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रियाएं थी विभिन्न जो सरकारी विभागों में होनी है, बहुत से विभागों में विज्ञापन निकले हैं रिक्रूटमेंट में, और ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट है ये परीक्षा के आधार पर की जाती है। इस माह में भी 2 परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। तो उससे पहले जैसे कि अब एक एसओपी बन गया है कि हम लोगों के पास हम लोग अपना कंट्रोल रूम एक्टिवेट करते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जितने भी जो परीक्षा माफिया हैं, पुराने गिरोह चलते हैं या नए गिरोह हैं, उनके ऊपर हम लोग सर्विलांस माउंट करें और एक ऐसी प्रभावी कार्रवाई करें कि जो अब परीक्षाएं हो रही हैं, इसमें किस प्रकार की वो धांधली नहीं कर पाए। तो इस माह में हम लोगों ने 2 प्रमुख जो परीक्षा में पुराने माफिया रहे हैं और अभी भी वो एक्टिव थे, उनकी गिरफ्तारी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की गई है। सबसे पहले शेखपुरा के संजय प्रभात 2012 से ही जो परीक्षा वाली जो धांधली वाला काम ये कर रहे थे, ये संजीव मुखिया से 2011 से जुड़े हुए थे। 2016 में जो तेलंगाना राज्य का इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था, उसका परीक्षा पेपर लीक हुआ था। उसमें ये अभियुक्त थे और उसी साल उत्तराखंड में ऑल इंडिया पीएमटी की परीक्षा लीक हुई थी हल्द्वानी, नैनीताल में। तो उसमें भी ये अभियुक्त थे। जो हम लोगों का बीपीएससी का परीक्षा हुआ था टीआरई 3, जिसका अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया जा रहा है, 6/24 कांड संख्या है। तो उसमें इनके द्वारा कैंडिडेट्स सप्लाई किए गए थे और कैंडिडेट्स को एस्कॉर्ट करके जहाँ पे परीक्षा पढ़ाई गई थी, देवघर हजारीबाग तक उनको लेकर जाया गया था। उनकी गिरफ्तारी हुई है और इन्हीं की ही निशानदेही पे एक और परीक्षा माफिया नोन है चंदन गोयल। ये इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये भदौली थाना जिला शेखपुरा का रहने वाले हैं और इससे पहले जो ये चंदन है, ये 2011 में सीटीईटी की परीक्षा लीक हुई थी, वहां से कंकड़बाग थाना में केस हुआ था, वहां से जेल जा चुके हैं। और उसके बाद जो 2017 में पत्रकार नगर थाना में जो नीट की परीक्षा के लीक का मामला था, उसमें ये अभी तक असत्यापित थे और वांछित चले आ रहे थे। तो इनकी भी गिरफ्तारी की गई है। इन दोनों की गिरफ्तारी से हम लोगों को और भी क्लू मिले हैं और इसमें जैसे आपका पहले प्रश्न होता था कोचिंग वाला, तो ये जो चंदन है ये कोचिंग भी चलाते थे। 3 साल तक इन्होंने कोचिंग चलाई है। कोचिंग चलाना सिर्फ एक आड़ थी, एक बहाना था, एक मुखौटा था। उसकी आड़ में ये कैंडिडेट्स को इकट्ठा करते थे और 2015 से लेकर 2018 तक ये मलाई पकड़ी में कोचिंग चलाते थे, इसलिए इसका जो एलियास है चंदन सर है। इनकी निशानदेही पे कुछ और लोगों का पता चला है जो कि इस धंधे में शामिल रहे हैं और अभी भी एक्टिव हैं। उनका सत्यापन करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो आगामी परीक्षाएं हो रही हैं, तो जो संबंधित आयोग हैं उनको एडवाइजरीज भी हम लोगों ने निर्गत की है कि ये हम लोग कौन-कौन सी नई अपराध शैलियाँ ये लोग अपना रहे हैं, ताकि वो लोग सतर्क रहें और उसी के हिसाब से अपने रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स को ठीक कर सकें। भ्रष्टाचार उन्मूलन जो कि आर्थिक अपराध इकाई का एक महत्वपूर्ण हम लोगों की दायित्व है। इस माह में हम लोगों ने एक विकास पदाधिकारी हैं पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के भवेश कुमार, उनके यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का मामला दर्ज करते हुए कांड दर्ज करते हुए लगभग 61% अधिक जो उनकी आय से अधिक उन्होंने संपत्ति अर्जित की गई, उनको छापामारी की गई विभिन्न स्थानों पे और भारी मात्रा में उनके जो लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बरामद किया गया है और उनके बैंक अकाउंट्स को सीज किया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। लोगों को एक प्रमुख टास्क जो अब जो नई सरकार का फॉर्मेशन हुआ है, मिला है बालू माफिया और भू माफिया। बालू माफिया के ऊपर हम लोग पहले भी काफी कार्रवाई करते थे और भू माफिया को चिन्हित करते हुए प्रभावी कार्रवाई करने के लिए। तो प्रथम चरण में आर्थिक अपराध इकाई में एक विशेष कोषांग का गठन किया गया है, विशेषकर भू माफिया और बालू माफिया के लिए। प्रथम चरण में हमने सभी जिला से सूचना मांगी है कि उनके यहाँ पे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऐसे कामों में शामिल रहते हैं और जिनका आपराधिक इतिहास है। उनका हम लोग संपत्ति
को उनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, अपराध जनित संपत्ति अर्जित की गई है, उसको चिन्हित करने के लिए एक विशेष डेस्क बनाया है। अभी तक सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए हम लोगों ने भू माफिया के कुल ऐसे 8 भू माफिया को चिन्हित किया है जिला के सहयोग से, जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास है और जिन्होंने अपराध जनित की संपत्ति उसको संग्रहण भी किया है। और इन 8 भू माफिया को चिन्हित करने के बाद हम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का पता लगवाया और 8 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए, अपराध जनित संपत्ति का संपहरण करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। कुल जो संपत्ति चिन्हित की गई है, ये 39.7 करोड़ रुपए की संपत्ति का प्रस्ताव भेजा गया है और इसके ऊपर ईडी आगे अपनी जांच करके कार्रवाई करेगी। इसी प्रकार बालू माफिया, अभी तक हम लोगों ने 11 प्रमुख जो बालू माफिया हैं संपूर्ण बिहार राज्य में, जिनकी सूचना हम लोगों को जिला से प्राप्त हुई थी और हमारे पास भी जो डेटाबेस थी, उनको गिरफ्तार करके और अपने विशेष कोषांग और विशेष दल के माध्यम से उनके द्वारा अर्जित की गई चल और अचल संपत्ति जो कि अपराध जनित है, उसको चिन्हित किया है और लगभग 11 लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने प्रस्ताव पीएमएलए के अंतर्गत ईडी को प्रस्तुत किए हैं और इनके विरुद्ध लगभग 15.09 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको चिन्हित किया गया है, जिसके संपहरण का प्रस्ताव ईडी को समर्पित किया गया है। अब ईडी इसके ऊपर अपना जांच करेगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी इंटरिम अटैचमेंट की कार्रवाई के द्वारा की जाएगी। ये प्रक्रिया, ये कार्रवाई निरंतर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की जाएगी। बालू माफिया में 15.09 करोड़ और भू माफिया में 39.79 करोड़ हम विज्ञप्ति भी आपको दे देंगे। इसमें उनके नाम भी हैं, 8 जो भू माफिया हम लोगों ने चिन्हित किए हैं और 11 बालू माफिया जो चिन्हित। इसके को भी विशेष रूप से सशक्त किया है, क्योंकि अनुसंधान करना, प्राथमिकी दर्ज करना तो मात्र एक आयाम होता है, ये सुनिश्चित करना कि उनको सजा मिले, अपराधियों को सजा मिले और उसके बाद ही, क्योंकि जो फाइनल अटैचमेंट होता है संपत्ति का सजा के बाद होता है, उससे पहले जो अटैचमेंट होता है इंटरिम अटैचमेंट होता है, अंतरिम अटैचमेंट होता है, वो हो। इसके लिए हम लोगों ने अभियोजन के ऊपर लगातार हम लोगों की नज़र रहती है। इस साल हम लोगों के कुल 4 कांड, टोटल 11 अभियुक्तों को सजा विशेष न्यायालयों के द्वारा दी गई है, जिसमें से 3 कांड एनडीपीएस के हैं, तो आप जानते हैं कि एनडीपीएस हम लोगों से अलग हो गया है, और एक भ्रष्टाचार उन्मूलन का कांड है, जिसमें टोटल 11 अभियुक्तों को विशेष न्यायालयों के द्वारा, यानी कि स्पेशल विजिलेंस कोर्ट के द्वारा, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के द्वारा सजा दी गई है। तो ये है हमारा आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो अचीवमेंट्स हुई है। आर्थिक अपराध के बाद जो साइबर प्रभाग है हम लोगों का, साइबर प्रभाग में आप सभी अवगत हैं कि अब जो साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट है, उसको आर्थिक अपराध इकाई से अलग करने का सरकार के द्वारा संकल्प निर्गत कर दिया गया है और अभी कुछ अवधि में इसको फंक्शनल भी कर दिया जाएगा। अभी तक आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा ही इस दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है। लगातार जो हम लोगों को जो एनसीआरपी के मामले आ रहे हैं, अभी तक 15 दिसंबर तक लगभग 24.38 लाख कॉल्स हम लोगों को अपना जो कॉल सेंटर है एनसीआरपी का उसके ऊपर प्राप्त हुई है, जिनमें से लगभग 1.25 लाख कॉल्स केवल और केवल साइबर फ्रॉड के साथ संबंधित। इसके अलावा हम लोगों को सोशल मीडिया और अन्य साइबर अपराध से संबंधित, जिसमें बच्चों के विरुद्ध और महिलाओं के विरुद्ध जो सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की कंप्लेंट्स आती है, लगभग 24.10 यानी कि 25,000 लगभग ऑनलाइन शिकायतें इसके संबंध में भी प्राप्त हुई। अभी तक लगभग 600 करोड़ की राशि प्रतिवेदित हुई है साइबर फ्रॉड में, जिसमें से 106 करोड़ रुपए की राशि को 15 दिसंबर तक हमारे एनसीआरपी की जो हेल्पलाइन हम लोगों की शाखा है उसके द्वारा होल्ड करवाया गया है, जो कि लगभग रिपोर्ट की गई राशि का 22% है। और इस पे हम लोग टॉप 4 राज्यों में अभी हैं और टॉप 4 श्रेणी में हैं हम लोग संपूर्ण भारत में। लगभग 8 करोड़ की राशि को रिफंड भी करवाया गया है, जो राशि होल्ड की गई थी। अभी तक इस वर्ष 15 दिसंबर तक 5,624 साइबर कांडों को बिहार के विभिन्न थाना में, साइबर थाना में और आर्थिक अपराध थाना में प्रतिवेदित किया गया है और लगभग 1,000 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी, जो हम लोग के ऑपरेशंस चलते हैं जिला के सहयोग से और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है।
जो साइबर फ्रॉड में मोबाइल और आईएमआई यूज़ होते हैं, लगभग 9,252 मोबाइल नंबरों को और 3,840 आईएमआई नंबरों को आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा 15 दिसंबर तक ब्लॉक करवाया गया है। जो हमारी साइबर इंटेलिजेंस टीम जो कि विशेष रूप से गठित है, जो कि एनसीआरसी के डेटा का और जो हम लोगों को बाकी स्रोतों से सूचना प्राप्त होती है उसको हम लोग डेवलप करते हैं एक्शनेबल इंफॉर्मेशन और फिर हम लोग ऑपरेशन साइबर प्रहार चलाते हैं। तो 15 दिसंबर तक हमारी इस साइबर इंटेलिजेंस टीम के द्वारा डेवलप की गई सूचना के आधार पर लगभग 171 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। अब हम लोगों का एक विशेष ध्यान म्यूल अकाउंट्स के ऊपर भी है। इसके साथ लोगों का लगातार आरबीआई के साथ मीटिंग हो रहा है, बैंक के जो नोडल पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग हो रहा है। तो हम लोगों ने एक स्पेशल डेस्क म्यूल अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने सृजित किया है। अभी तक 616 म्यूल अकाउंट्स जिनमें भारी मात्रा में ट्रांजैक्शंस हो रहा था उनको आइडेंटिफाई किया गया है और इसमें 2 केसेस अभी हम लोगों ने किए हैं और 4 अपराधियों को गिरफ्तारी की है। बहुत से अभी मेल अकाउंट्स हमारे सत्यापन में इस डेस्क के द्वारा सत्यापन किए जा रहे हैं। और ये तो हो गया आपराधिक कार्य, इसके साथ हम लोग इसकी सूचना संबंधित बैंकों को भी साझा कर रहे हैं ताकि इन अकाउंट्स को री-वेरीफाई किया जाए और ब्लॉक किया जाए। अभी आप देखेंगे कि जो हम लोगों का अभी चुनाव समाप्त हुआ है, तो सोशल मीडिया को लेकर एक विशेष फ़ोकस था इलेक्शन कमीशन का, निर्वाचन आयोग का। उसके लिए हम लोगों ने सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट को सशक्त किया था चुनाव अवधि के दौरान और अब उसी प्रोटोकॉल से अब वो निरंतर कार्यरत है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 108 प्राथमिकी 108 एफआईआर सोशल मीडिया पे जो पोस्ट्स हैं जो कि आपत्तिजनक हैं या फिर जिसमें किसी प्रकार के लॉ का वायलेशन है, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है और लगभग 356 आपत्तिजनक पोस्टों को और साइट्स को या फिर तो टेक डाउन करवाया गया है या फिर ब्लॉक करवाया गया है। और 24/7 यानी कि 24 घंटे हमारे यहाँ पे 3 शिफ्टों में ये यूनिट कार्यरत है। तो पहले कांड हुए थे, उसके बाद एक और सिम बॉक्सेस की रिकवरी हुई है जो कि दरभंगा साइबर थाना में इसका केस किया गया है। इसमें 4 सिम बॉक्सेस रिकवर हुए हैं जिनको थाईलैंड से बाय एयर भेजा गया था, उसको दिल्ली एयरपोर्ट पे डीआरआई के सहयोग से इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके भी जो हम लोगों के इनके जो इंटेरोगेशन हुई है, इन लोगों के जो लिंकेजेस आए हैं अगेन साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ आए हैं, जिसके लिए आगे का अनुसंधान चल रहा है। और इन कांडों की गंभीरता को देखते हुए आप अवगत भी होंगे कि हमारे जो इनिशियल 2 सिम बॉक्सेस के केसेस हैं उनका टेक ओवर सीबीआई कर रही है, ताकि जो इसके इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं वो उसको फॉलो अप कर सके। इन कांडों की ग्रेविटी को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए। इसके अलावा हम लोगों का जो हम लोगों का दायित्व है कि जो ज़िला के साइबर थाना है और दूसरे थाना जहाँ पे आईटी एक्ट के केसेस प्रतिवेदित होते हैं, उनको अनुसंधान में सहयोग देना, टेक्निकल उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन में सहयोग देना। तो वर्ष 2025 में लगभग 136 केसेस में हम लोगों ने टेक्निकल सहयोग देते हुए कांडों का अनुसंधान करने में और उनका निष्पादन करने में विभिन्न जिलों की सहायता आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की गई है। और इसके अलावा जो डिजिटल अरेस्ट के ऊपर हम लोगों का विशेष फोकस है। 10 लाख से जो अधिक जिसमें राशि प्रतिवेदित हुई है डिजिटल अरेस्ट में, ऐसे लगभग 130 कांडों का हम लोग अनुश्रवण कर रहे हैं, सेंट्रली मॉनिटर कर रहे हैं और इसमें से लगभग 30 लोगों की गिरफ्तारी विभिन्न जिला से हुई है जो कि अन्य स्टेट्स में भी वांटेड थे। एक जो और प्रमुख चिंता का जो विषय है वो है साइबर स्लेवरी, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज खास करके कंबोडिया और लाओस और म्यांमार जो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हैं, तो वहाँ से निरंतर I4C और सीबीआई के सहयोग से और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सहयोग से जो बिहार के निवासी हैं जो कि जगह पे फंसे हुए हैं, लोगों को वापस लाने के लिए, लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए और ये जानने के लिए, पूरी चेन को जानने के लिए वो इसमें कैसे फंसे, कौन एजेंट्स थे, कैसे पैसा दिया, कैसे पहुँचे, हम लोगों का साइबर स्लेवरी डेस्क निरंतर कार्यरत है। और मार्च, नवंबर और दिसंबर में बिहार के कुल 29 लोगों को दक्षिण एशियाई देशों से वापस उनके फैमिली से संपर्क करके डिटेल्स देके वापस करवाया गया है और उनको आगे की कार्रवाई चल रही है और लगातार उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। तो ये साइबर की तरफ से भी हमारी कुछ उपलब्धियाँ थी। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जा रहा है और बड़े अमाउंट का फिर इसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है? इस पे अवेयरनेस ही सबसे बड़ा चीज़ है।
हाँ, सबसे पहले अवेयरनेस है। अवेयरनेस को लेकर हम लोगों का ये पोस्टर सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से कार्रवाई चलती है। इसके अतिरिक्त हम लोग जो कॉलेजेस हैं और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, अभी हम लोगों ने एक जो वल्नरेबल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया है पेंशनर्स कि बैंक से सूचना मिल रही है कि कौन लोग रिटायर हो रहे हैं, उनको ग्रेच्युटी का भारी अमाउंट आता है और उन लोगों को उतनी डिजिटल लिटरेसी नहीं होती जितनी नई जनरेशन को होती है, तो वो एक विशेष टारगेट बन रही है। तो अभी हम लोगों ने आरबीआई के साथ जो बैठक भी हुआ है, बैंक के नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक भी हुआ है, तो एक उनको भी हम लोगों ने अवगत कराया है कि जो पेंशनर है जिनको ग्रेच्युटी की अमाउंट आती है, तो जब भी वो उसके संबंध में आते हैं, उनके पीपीओज आते हैं, तो उनको अलग से भी आप काउंसलिंग करें कि आपको कॉल्स आएंगी, आपको इन्वेस्टमेंट की कॉल्स आएंगी कि वो नहीं करें। इस तरह से हम लोग बैंकों के माध्यम से, बैंकों के सहयोग से हम लोग अवेयरनेस करा रहे हैं। अभी राजगीर में एक हम लोग प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं इसी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, जिसमें आरबीआई के सहयोग से 5 जो ये हम लोग प्रमंडलवार कर रहे हैं, उसमें इस संबंध में अवेयरनेस, बाकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के अलावा, फाइनेंशियल स्कैम्स के अलावा इसके संबंध में भी हम लोग अवेयर कराएंगे। अभी ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में भी है। अभी आप लोगों ने रिपोर्टिंग भी देखा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसमें काफ़ी विस्तृत दिशा निर्देश दिए, जिसमें सीबीआई को नोडल बनाया गया है केसेस के अनुश्रवण करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि सारे केसेस सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा, क्योंकि इतनी क्षमता किसी भी एजेंसी की नहीं होती है, लेकिन उसमें यूनिफॉर्म गाइडलाइंस बनाए गए हैं। इसमें विशेष रूप से बैंकों को और जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स उनको अलग से उनको पार्टी बनाया गया है, और हम लोग भी हमारे यहाँ पे बिहार साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑलरेडी कार्यरत है और वो नोडल काम करेगा इन मामलों में डिजिटल अरेस्ट की अवेयरनेस के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, और आगे के अगर कोई अनुसंधान में हम लोगों को अन्य राज्य या अन्य देश से कोई हम लोगों को सहयोग चाहिए तो सीबीआई के थ्रू कैसे हम लोग समन्वय स्थापित करें। ये जो चंदन सर था, अभी तक के कितने स्टूडेंटों से किया था? जो हम लोगों का बीपीएससी का मामला है, तो इसमें 54 स्टूडेंट्स, इसके 54 स्टूडेंट्स से टीआरई बीपीएससी में प्रत्येक स्टूडेंट से 1 लाख रुपए का कमीशन अब लिया था और एग्ज़ाम पास होने पे टोटल 8 लाख रुपए थे। इसका मेन है कि बदौली का रहने वाला है, लेकिन मैं मलाई पकड़ी में रहता था, 2012 से लगातार वहाँ पे रह रहा था। तो यहाँ पे कोचिंग इसने जो लॉजेस के वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो इसने अपना कोचिंग सेंटर खोल के रखा था, लेकिन वो कोचिंग सेंटर की आड़ में सिर्फ स्टूडेंट्स को ये लोग ये कहते थे कि हम लोगों के पास माध्यम है, हम लोगों के पास स्रोत है जिससे हम आप लोगों को एग्ज़ाम्स क्लियर करवा सकते हैं। तो बस वो एक फैसाड था, एक मुखौटा था, और उसी में ही स्टूडेंट्स को ये इकट्ठा करते थे और कोचिंग के नाम पे उन लोगों को ये एग्ज़ाम्स वगैरह के टिप्स और लोगों से मिलवाते थे ताकि उनको गलत तरीके से एग्ज़ाम पास करवाया जा सके। एक संजय प्रभात गिरफ्तार हुए। ये आपको प्रेस विज्ञप्ति हम लोग डाल देंगे। एक सर राजमोहन को अरेस्ट करके उड़ीसा पुलिस ले गई है। राजमोहन गांधी हैं, वो हमारे अभी केसेस में उनका नाम नहीं है। ये विशाल चौरसिया गैंग का आदमी है, ये समस्तीपुर का रहने वाला है, और जो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम वर्ष 2023 में लीक हुआ उसमें आई थिंक ये वांटेड, जिसमें विशाल चौरसिया भी जेल गया था और बाकी लोग भी वांटेड। विजेंद्र गुप्ता, उसका यहाँ इन्वॉल्वमेंट उसमें अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी तक हमारे किसी केस में अभी वांटेड नहीं है। उसका ज़्यादातर ऑनलाइन भी मिल रहा है, और ओपीएससी के एग्जाम, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम था, उसमें वांटेड चल रहा है। अभी एक उड़ीसा में और एग्जाम लीक हुआ है, उड़ीसा पब्लिक ये पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का, तो शायद उसमें भी अगर कुछ आएगा हमारी तरफ से कि उस पर सहयोग दिया जा रहा है, अगर कोई संस्था आएगी किसी एग्जाम में तो उड़ीसा पुलिस संपर्क की है? उड़ीसा पुलिस हमारे साथ संपर्क में है। अभी खुसरूपुर से एक गिरफ्तारी भी हुई, सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने सहयोग दिया था। ओपीआरबी का मामला था, वो बेसिकली स्टूडेंट्स को लेकर गया था दीघा, पश्चिम बंगाल में पेपर पढ़ाने के लिए। उड़ीसा पेपर। सर, साइबर फ्रॉड में जो रियल साइबर माफिया हैं वो नहीं पकड़ा कर, जो गरीब हैं जो कि साइबर फ्रॉड में उनका कहीं हाथ नहीं है लेकिन फिर भी साइबर फ्रॉड में वो नाम आ जाता है, तो कार्रवाई उस पर हो जाती है, तो वैसे में सर क्या किया जाए? नहीं, जैसे इसमें हम लोग जो मैंने आपको ये आंकड़े दिए हैं, इसमें 2 प्रकार के आंकड़े, जो तो आप जिसको फुट सोल्जर्स बोल रहे हैं, जिसमें आपको बताया कि इस वर्ष लगभग 1000 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। इसके अतिरिक्त जो हम लोग करते हैं, जो आप साइबर माफिया जिसको आप परिभाषित कर रहे हैं, तो जो हम लोगों का साइबर इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस टीम है, तो हम लोग एनसीआरपी के डेटा का एनालाइज करते हैं। एनसीआरपी पे इतना विस्तृत डेटाबेस है, और उसमें उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है जो 3 या उससे अधिक जिनके विरुद्ध कंप्लेंट्स है, यानी कि जो आदतन है, और ऐसे लगभग 171 लोगों की गिरफ्तारी हुई है
आर्थिक अपराध इकाई की आसूचना पे या हमारी अपनी टीम्स के द्वारा। तो जो हमारा आर्थिक अपराध इकाई जो शीर्ष स्तर पे जो काम कर रही है, वो इसी प्रकार के लोगों के ऊपर काम कर रही है जिनके ऊपर मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं। सिंगल कंप्लेंट तो जिला को ट्रांसफर हो रही है, लेकिन जो 171 का हम लोगों ने आंकड़ा दिया जिसको हम ऑपरेशन साइबर प्रहार के रूप में हम लोग करते हैं, वो इन्हीं लोगों के विरुद्ध है जो कि बाकी लोगों को रिक्रूट करते हैं और बड़े सर एक कल नया मामला आया है, एक दंपत्ति हैं बेउर के, उनको किसी ने डिजिटल अरेस्ट का मामला है। नहीं डिजिटल अरेस्ट नहीं, उनसे लोग पैसे देने का प्रलोभन दिया हाँ। और उनसे खाता खुलवा लिया और साइबर फ्रॉड ने 9 खाते उनसे मंगवा लिए अपने पते पे और उसमें लाखों के ट्रांजैक्शन हुए। फिर उस दंपत्ति को गुजरात और बेंगलोर पुलिस ने नोटिस भेजा, तो अब वो क्या करें? इसमें जानकारी नहीं बहुत है कि इन्वेस्टमेंट स्कैम वाला वो होगा। इसमें क्या करते हैं कि उसी तरह से दंपति से ये लोग मंगवा लेते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप खाता खुलवा लीजिए। उन बेचारों को पता नहीं होता है कि खाते न्यूअल अकाउंट के रूप में यूज होंगे। तो इसमें अगर उनके खाते फ्रीज हुए होंगे, क्योंकि अकाउंट तो वही रिपोर्ट होता है। हमारे पास भी एनसीआरपी में बहुत से ऐसे अकाउंट रिपोर्ट होते हैं जो बहुत ही इनोसेंट लोगों की, वो लोग अपनी प्रतिरक्षा साक्ष्य देते हैं। तो जहाँ पे इनके विरुद्ध कांड प्रतिवेदित हुए हैं, तो एज ए नोडल ऑफिसर, जो वहाँ के नोडल ऑफिसर है गुजरात के, जहाँ पर भी उनके ऊपर कांड प्रतिवेदित हुए हैं, उनको इनका वो दिया जाता है, वो आके इनकी इंक्वायरी करते हैं। बहुत से लोगों का अकाउंट बाद में अनफ्रीज भी होता है, डिफ्रीज भी होता है। तो क्या उस स्थिति में सर वो संपर्क करें सर? वो उसमें हम लोग बहुत सारे ड्यू अकाउंट्स को वेरीफाई भी कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं, ऐसी एक हम लोगों के संज्ञान में भी मामले आए हैं जहाँ पर ये नया मॉडल्स भी आ रहा है कि कई लोग प्रलोभन और लालच के कारण भी अपने अकाउंट्स को दूसरों को दे देते हैं, और जैसे घर रेंट पे दिया जाता है, ऐसे अकाउंट रेंट पर भी लोग दे देते हैं। उसमें भी काफ़ी कार्रवाई हम लोगों ने की है। साथ में कुछ लोग गुडविल में भी अपने अकाउंट्स का एक्सेस, जैसे आपका पासबुक हुआ, OTP हुआ, लॉगिन ID हुआ, आपने अपने अकाउंट खुलवाया और किसी ने आपसे गुडविल में मांगा कि मुझे चलाने के लिए ज़रूरत है, आप दे दीजिए। तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है कि आपका अकाउंट कोई और चला सकता है। सबको ये स्पष्ट होना होगा कि अकाउंट का कोई गुडविल में आप किसी को नहीं दे सकते हैं। अगर आपने गुडविल में दिया है, वो क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा। और फिर दूसरे राज्यों की पुलिस जो आप बता रहे हैं, तो ऐसे दंपतियों को फिर आकर पूछताछ करेंगे, और फिर अगर उनको एविडेंस दिखेगा और अगर इनकी मैंसरिया उसमें इंटेंशन की बात आ जाएगी सामने, तो ये बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है कि लोग अपने अकाउंट्स का सारा डेटा, सारे डॉक्यूमेंट्स, लॉगिन ID वगैरह किसी से भी गुडविल में तो गलती से शेयर ना करें। और जो लोग रेंट पर कर रहे हैं, उन पर आर्थिक अपराध इकाई कड़ी कार्रवाई कर रही है। हम लोग लगातार नजर रखे हुए हैं। खास करके पटना में ऐसे बहुत सारे गैंग्स का भी हम लोगों को पता चला है। कुछ लोग बाहर से भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आए थे और पटना के होटल में स्टे किए थे। उस पर भी हम लोग आगे वर्क कर रहे हैं। ऐसी इनपुट्स हम लोगों के पास आ रहे हैं। क्या वो दंपत्ति साइबर थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं? अगर उनके उसमें दो चीज़ है। सबसे पहले तो जैसे उनको प्रलोभन देके उनसे अकाउंट किए गए, तो बिल्कुल अपना साइबर थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं, लेकिन एविडेंस देना होगा। नंबर 1, उसमें तो ये शो करना होगा कि इसमें उनको खुद को कोई बेनिफिट नहीं। अगर उनको खुद को कोई मॉनेटरी बेनिफिट हुआ है तो तब तो बिल्कुल नहीं, तब तो वो इस कार्ड के एक्यूज हैं। अगर नहीं हुआ है तो हर एक, जैसे यहाँ पे जो DIG साइबर है वो स्टेट ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर है फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग के लिए। तो प्रत्येक स्टेट में एक स्टेट ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर है, चाहे SP रैंक है, चाहे DIG रैंक है, चाहे IG रैंक है, वो सूची हमारे पास है। तो अगर ऐसी बात नहीं है तो हमारे माध्यम से हम लोग कंसर्न स्टेट के ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को रिक्वेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उनकी इंक्वायरी पे ही उनको